वीआईपी का अपना जो वोट है, मल्लाहों का वोट है, वो भी उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुश्किल ये है। अब हम कह सकते हैं कि जो मौजूदा सांसद हैं रामप्रीत मंडल, उनमें और गुलाब यादव में ये लड़ाई हो गई है और ये चले गए हैं तीसरे नंबर। अब तक के रुझान में वही दिखाई वही दे वही रहा दिख है। रहा है। कहा जा रहा था कि वीआईपी भी गुलाब यादव को टिकट देने को तैयार थी, लेकिन यहाँ भी तेजस्वी और लालू यादव के फोन के बाद पत्ता कट गया। और उनकी बेटी तो कह रही है कि सिंबल दे करके फिर वापस लिया गया। अच्छा। विरोधी दलों में भी सौदेबाजी होती है, तो हो सकता है कि झंझारपुर में भी कोई सौदेबाजी हुई हो, जिससे गुलाब यादव का टिकट अंत समय में कट गया और फिर दूसरे से भी नहीं लेने दिया, जैसे पूर्णिया में हुआ, खुद नहीं दिए और कांग्रेस से भी नहीं लेने दिए। तो सेम दृश्य दोहराया जा रहा है झंझारपुर में भी। मगर ये नहीं कह सकते अभी भी कि गुलाब यादव की जीत पक्की है, क्योंकि रामप्रीत पासवान भी वहाँ, रामप्रीत मंडल भी कमजोर उम्मीदवार नहीं है। राजद का एमओआई समीकरण वीआईपी के साथ ना जाकर गुलाब यादव के साथ शिफ्ट हो गया, जैसे पूर्णिया में देखने को मिला। तो कहानी तो फिर यहाँ पलट ही गई पूरी तरह से। पलट गई और एमओआई समीकरण में अब वो पहले वाली बात नहीं है। एमओआई के एक छत्र नेता लालू प्रसाद नहीं रहे, ये तय मानिए। मोनोपोली अब उनकी टूटती दिख रही है। एक तो पूर्णिया उसका उदाहरण है, दूसरा है आपको झंझारपुर। नवादा में भी वही स्थिति होगा, ठीक पूर्णिया वाली स्थिति और झंझारपुर वाली वहाँ दोहराई जाएगी। और हमको लगता है कि मधेपुरा में भी वही स्थिति होगी। लूट तो नेहरू काल से शुरू हो गई, जो लगातार बढ़ते जा रही थी, मगर वो 99 में बिल्कुल बंद हो गई। बिहार में सबसे ज़्यादा हिंसा होती थी चुनाव में, सबसे ज़्यादा लोग, कोई दौर चुनाव का ऐसा नहीं होता था जब 2 4 10 लोग न मारे जाएं। तमाम राजनीतिक दल लगातार अड़चने डालते आ रहे थे। वो तो गनीमत कहिए कि टीएन शेषन जैसा एक कठोर प्रशासक चुनाव आयुक्त बन गया। कई लोग बैलेट बॉक्स लेके भाग जाते। पहले तो लोग बूथों तक जाने भी नहीं देते, दलितों शोषितों को, माने कई गांव के लोगों को लाठी लेकर खड़े हैं, अब बूथ तक नहीं जाने देंगे, वहां से भगा देंगे। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राज मोहन तिवारी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम खबरों से खबरदार में। सबसे पहले आपको बता दें कि 2 चरणों के चुनाव संपन्न होने के बाद अब तमाम राजनीतिक पार्टियों की नज़र, पहलवानों की नज़र तीसरे चरण पर टिकी है, जहां 5 सीटों पर चुनाव होने हैं, जिसमें अररिया की सीट शामिल है, मधेपुरा है, सुपौल है, खगड़िया है और झंझारपुर है। 7 मई को वहां पर वोट डाले जाएंगे। लेकिन देखिए, झंझारपुर लोकसभा सीट से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां पर मुकेश सहनी के पहलवान, जो भाजपा से वीआईपी में आए हैं, सुमन कुमार महासेठ, उनके लिए चिंता बढ़ गई है। अब इसको भी हम विस्तार से समझेंगे क्या कुछ मुद्दा है। लेकिन इसके अलावा बीते दिन जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला आया, जिसमें विपक्ष के तरफ से ईवीएम को हटाने और इसके अलावा जितने भी वोटिंग होते हैं ईवीएम से और वीवीपैट जो निकलती है पर्ची, उसके मिलान को लेकर, तो सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष की याचिका को पूर्ण रूप से खारिज कर दिया और कहा कि ईवीएम ठीक है, ईवीएम रहेगा और जिस तरीके से अब तक चुनाव हो रहे हैं वही तरीका बना रहेगा। तो विस्तार से इन दोनों ही मुद्दों को समझेंगे। हमारे साथ 2 वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, रवि रंजन जी हैं और प्रवीण बागी हैं। सबसे पहले चर्चा सुप्रीम कोर्ट के उसे ऐतिहासिक फैसले की करते हैं, कैसे देख रहे हैं और जो अब चुनाव हो रहा है, जो आरोप लगते हैं और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र की हत्या होने से बचा ली, नहीं तो विपक्षी दल जो हैं वो फिर से लोकतंत्र को उसी जंगल युग में ले जाना चाहते थे, जब चुनाव के नाम पर हिंसा होती थी, खून बहते थे और लोग डर के से बूथों पर जा नहीं पाते थे और बूथ कब्जा हो जाता था। पूरा जो बैलेट बॉक्स होता था वो लेकर के लोग भाग जाते थे, कब्जा करके ठपाठप करके मुहर मार के किसी एक पार्टी पर डाल दिया। इस तरह से एकदम अराजक माहौल में चुनाव उस समय होते थे। तो जिसके पास बाहुबल था उसमें गुंडों को हायर किया जाता था। आपके क्षेत्र में नहीं है तो दूसरे क्षेत्र से लोग उसको किराए पर बुलाते थे बूथ लूटने के लिए। और उसमें बेगूसराय, अपने यहाँ बिहार का मशहूर था, बेगूसराय के जो गुंडे थे वो पूरे देश में जाते थे बूथ लूटने। और उनकी बड़ी मांग थी उस जमाने में कि बेगूसराय का बड़ा सिद्धस्त लोग होता है और एक बम चलाएगा और धड़ाक से बूथ लूट लेगा। तो यहीं से मतलब बिहार का बदनामी शुरू हुआ। यहीं से बिहार की बदनामी शुरू हुई और बिहार में सबसे ज़्यादा हिंसा होती थी चुनाव में। सबसे ज़्यादा लोग
कोई दौर चुनाव का ऐसा नहीं होता था जब 2 4 10 लोग न मारे जाएं। तो ये स्थिति थी और इसके लिए कोई एक राजनीतिक दल जिम्मेवार नहीं था, क्योंकि चुनाव सुधारों में तमाम राजनीतिक दल लगातार अड़चनें डालते आ रहे थे। वो तो गनीमत कहिए कि टीएन शेषन जैसा एक कठोर प्रशासक चुनाव आयुक्त बन गया और उसने सभी दलों के नाक में नकेल डाल दी। उसके सामने कोई चू तक नहीं बोल सकता था। तो ये टीएन शेषन की ही देन थी कि ईवीएम आया और वोटर आई कार्ड मिला सभी मतदाताओं को। टीएन शेषन ने ये ऐलान कर दिया था कि अगर 1 जनवरी 1995 तक सभी मतदाताओं को वोटर आई कार्ड नहीं मिला तो उस राज्य में चुनाव नहीं कराए जाएंगे। अच्छा। अब इससे एकदम हड़कंप मच गया और धड़ाधड़ लोगों ने कहना शुरू किया कि कैसे होगा, क्या होगा, इतनी जल्दी कैसे बनेगा और समय चाहिए। उसने कहा कि समय जितना लेना है लेते रहो, मगर चुनाव तभी होगा जब वोटर कार्ड सबको मिल जाएगा। उसके बाद रातों रात कार्ड बनने लगे, अभियान चलाया गया और नतीजा है कि आज हर आदमी के पास वोटर आई कार्ड पहुंचा हुआ है। उसी तरह ईवीएम का भी उसने टीएन शेषन ने अपने हिसाब से बहुत मजबूती से उसको लागू करवाया। हालांकि ईवीएम 1982 में पहली बार इसका इस्तेमाल हुआ था केरल में, पारुल विधानसभा क्षेत्र में। उसके बाद फिर धीरे धीरे करके 1999 में, हाँ 1999 में पूरे देश में वो ईवीएम के थ्रू चुनाव हुआ। तो टीएन शेषन को चुनाव आयुक्त बनाने वाले थे प्रधानमंत्री चंद्रशेखर। अच्छा। जो 6 महीने के लिए प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने बनाया। और उनकी पैरवी करने वाले थे सुब्रमण्यम स्वामी, जो भाजपा के बड़े क्रांतिकारी नेता हैं और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हमेशा जिहाद बोलते रहते हैं। तो उन्होंने ही सेलेक्ट किया था, वो चंद्रशेखर की सरकार में मंत्री भी थे, तो उन्होंने ही सेलेक्ट किया कि ये सुब्रमण्यम स्वामी, उनके दोस्त भी थे। टीएन शेषन और सुब्रमण्यम स्वामी आपस में दोस्त थे। तो सुब्रमण्यम स्वामी ने चंद्रशेखर को सुझाया कि इनको बनाना ठीक रहेगा, ये कड़क अफसर हैं और ठीक तरीके से चुनाव कराएंगे ये। तो फिर चंद्रशेखर ने कहा कि आप ही बात कीजिए, तो उन्होंने बात किया। तो बात किया तो ये राजीव गांधी के बहुत क्लोज थे टीएन शेषन, तो उन्होंने ना नुकुर किया, तैयार नहीं हुए। फिर राजीव गांधी से उन्होंने सलाह ली, तो राजीव गांधी ने कहा कि बन जाओ, क्या दिक्कत है, बन जाओ वहाँ। तो वो फिर बन गए चुनाव आयुक्त, उन्होंने स्वीकृति अपनी दे दी और वो चुनाव आयुक्त बन गए। और उसके बाद से देश ने जो देखा वो उसके लिए एक नया अनुभव था। हिंदुस्तान के मतदाताओं के लिए उस माहौल में एकदम शांत और निश्चिंत और निर्भय होकर के निष्पक्ष वोटिंग, ये इस देश ने 1952 के चुनाव के बाद पहली बार देखा। 99 के बाद नहीं, 52 से लूट हो रही जो है। हो रही है। लूट तो नेहरू काल से शुरू हो गई, जो लगातार बढ़ते जा रही थी, मगर वो 99 में बिल्कुल बंद हो गई। बंद हो गई। हालांकि थोड़ी बहुत हिंसा शुरू में हुई, मगर उसके बाद से फिर उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स चैनलों का भी, न्यूज़ चैनलों का भी बड़ा योगदान है कि हर बूथ पर लोग घूमने लगे, गांव-गांव, शहर घूमने लगे। जब संवाद आता तो वो कैमरे में कैद हो जाता था। अखबारों में तो ये है कि आप देख रहे हैं और लिख दिए, अगले दिन छपा हुआ अखबारों में, कोई सबूत नहीं उसका। मगर यहाँ तो कैमरे में सारी चीज़ें कैद हो जाती थी, वो एक एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल होता था। तो इसलिए जो लुटेरे थे वो भी डर गए। इसमें रविरंजन जी को भी जोड़ते हैं, लेकिन जिस तरीके का विपक्ष का आरोप रहा है, ईवीएम हैक हो जाता है, ईवीएम से जो पारदर्शिता है वो नहीं होती है, वीवीपैट का अगर 100% मिलान हो तो इससे जो पारदर्शिता की कमी है वो खत्म हो जाती है, तो ये कितना सही था उनकी बात? नहीं, देखिए, ये मांग ही बहुत बेमानी थी और इसका कोई मतलब नहीं था। लेकिन किन कारणों से, खास तौर पर ये जो पीआईएल दायर किया गया था, ये एडीआर जो संस्था है, एडीआर ने किया था और उसके 2-3 और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने ये किया था। असल में वो विपक्षी पार्टियों का ही बैक कह सकते हैं कि इन लोगों से कराया गया। प्रशांत भूषण इसकी वकालत कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले को सुनते हुए पहले 3 सुनवाइयों में सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है मैंने चुनाव आयोग से कि आखिर 100% पर्चियों के मिलान करने में आपको दिक्कत क्या है, आप क्यों नहीं देते हैं सारी पर्ची मतदाताओं को। चुनाव आयोग ने ये कहा कि उससे भारी गड़बड़ी हो सकती है, अगर सबको पर्ची दे दिया जाए तो उससे गड़बड़ी हो सकती है।
फैसला सुरक्षित रखने के बाद जिस दिन ये अभी 2 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया, उसमें सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने, जिनकी खंडपीठ ने इस फैसले को सुनाया, उन्होंने कहा कि हमारी जो चिंताएं थीं वो दूर हो गई हैं। चुनाव आयोग ने जो जानकारी दी है उससे अब ये साफ हो गया है कि बैलेट पेपर से अब देश में चुनाव नहीं हो सकते, नहीं होंगे, ईवीएम से ही चुनाव होंगे। अगर किसी को कोई शिकायत है, अगर कोई दूसरे और तीसरे नंबर पर जो प्रत्याशी है और उसको लगता है कि उसके साथ कोई बेईमानी हुई है, तो वो फैसला आने के 7 दिन के भीतर वो ये आवेदन करें और उसको, उसका सारा खर्च उस प्रत्याशी से लिया जाएगा। माने वो जो वोटों की गिनती होगी और अगर सही में उनका पाया गया कि ये गलत हुआ है तो वो पैसा सरकार उनको लौटाएगी। तो अब ये एक साफ सुप्रीम कोर्ट ने एक नियमन जो देना होता है, इस पर पूरी तरह से नियमन दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि चुनाव आयोग को मैं निर्देशित नहीं कर सकता, चुनाव कराने का उनका अधिकार है। देखिए, ईवीएम के बारे में चुनाव आयोग लगातार चैलेंज करते रहा है कि कोई भी एक व्यक्ति आए और उसको हैक करके दिखाए, लेकिन अभी तक तो कोई नहीं गया, हैक करके नहीं दिखाया। तो ये मतलब आप सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, हाई कोर्ट चले जाते हैं और चले जाते हैं कि ईवीएम से, जिस राज्य में आप जीत जाते हैं वहाँ ईवीएम अच्छी है और जहाँ आप हार जाते हैं वहाँ ईवीएम हाय तबाह मचाने लगते हैं। ये वही लालू प्रसाद यादव है, जब ईवीएम आया था तो लेकर घूमते थे उसका एक मॉडल और कहते थे कि ऐसे पी दबाओ और उसको दबाओ, वो सिखाते थे कि कैसे ईवीएम से मतदान होना चाहिए। कांग्रेस राज में भी तो उसी से मतदान, उसी से होता था। केजे राव ने निश्चित रूप से, जैसा कि प्रवीण बागी जी कह रहे थे, कि उन्होंने जो आचार संहिता क्या होती है, चुनाव आयोग क्या होता है, चुनाव किस तरह से होता है देश में, उन्होंने एक बना दिया नियम जिस पर ये देश चल पड़ा है। और अब उससे पीछे हटना, मैंने जैसा कि वो कह रहे थे कि लोकतंत्र की हत्या करने जैसा होगा। बैलेट पेपर से चुनाव, बिल्कुल आप जानते हैं, बैलेट बॉक्स में लोग स्याही डाल देते, माने एक अगर जहाँ पर आपने मुहर मारा है और वहाँ थोड़ा सा भी अगर कोई निशान है तो उसको रिजेक्ट किया जाता है। और कई लोग तो उसमें स्याही डाल देते, जिस जो नाखून पर स्याही लगाई जाती है वही स्याही उसमें डाल देते। कई लोग बैलेट बॉक्स लेके भाग जाते हैं। पहले तो लोग बूथों तक जाने भी नहीं देते, दलितों, शोषितों को, माने कई गांव के लोगों को लाठी लेकर खड़े हैं, अब बूथ तक नहीं जाने देंगे, वहाँ से भगा देंगे। तो वो सब मामला ख़त्म हो गया। उसके बाद केजे राव आए, जो चुनाव आयोग के सलाहकार थे। केजे राव ने भी उसी सख्ती से चुनाव कराया और अब ये देश चल पड़ा है ईवीएम से चुनाव कराया। अब ईवीएम ही चलेगा। बैलेट बॉक्स को सुप्रीम कोर्ट ने माने इतिहास के कूड़ेदान में डाल दिया। तो देखिए, ये कहानी जो है ईवीएम की बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि कांग्रेस की या कहिए कि यूपीए की जब सरकार थी 2014 तक, तो उस समय बड़ी रोचक बात है कि बीजेपी भी ईवीएम का विरोध कर रही थी, घोर विरोधी थी। हाँ, लेकिन उसके जो एक प्रवक्ता अभी हैं केजेल नरसिम्हा राव, उन्होंने पूरी पुस्तक लिख दी है ईवीएम पर कि क्या क्या इससे हानि है, क्या क्या गड़बड़ी है। और आडवाणी जी उस समय गृह मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने विमोचन किया था उस पुस्तक का। तो भाजपा भी विरोध करती थी, मगर फिर उसकी समझ में आ गया कि ये ठीक चीज़ है और इसका विरोध उचित नहीं है, तो वो पीछे हट गई उससे विरोध से। और इस तरह से हो रहे हैं काम। कांग्रेस उस समय जो उसको डिफेंस करती थी, अब विरोध पे उतर आ रही है, क्योंकि उसको लग रहा है कि ईवीएम की वजह से हमारी हार हो रही है, हेरा फेरी नहीं हो रहा है। तो हेरा फेरी के लिए ही वो मांग कर रहे हैं कि फिर से बैलेट पेपर पर वोटिंग होनी चाहिए। और बैलेट पेपर पर वोटिंग जब होती थी तो हमको खूब याद है, उस समय मैं काउंटिंग में भी गया हूँ और वोटिंग में भी मैंने देखा है कि 3-3 दिन 4-4 दिन तक काउंटिंग चल रहा है। और सबसे लेट रिजल्ट देश में आता था बिहार का। सारे प्रदेशों में रिजल्ट आ गया, सारे लोकसभा क्षेत्र का रिजल्ट आ गया, विधानसभा का आ गया, और बिहार में 10 गो सीट लटकी हुई है। लोग गिन रहे हैं, रिकाउंटिंग पर रिकाउंटिंग, रिकाउंटिंग पर रिकाउंटिंग, इस तरह से हो रहा है। और उसी में तो उसी अंधेरे युग में लौटने का कोई औचित्य नहीं है। और कैसे इंटरटेन भी करता है। और ये पहली याचिका नहीं थी, 10 याचिकाएं इसके पहले सुप्रीम कोर्ट में लाई जा चुकी हैं और 10 को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया है। सुप्रीम कोर्ट भी इंजॉय करता है, उसको आनंद आता है। ऐसी याचिकाओं, बेवकूफ़ाना हरकतों पर वो सुनवाई करने रोज बैठ जाता है। और जो करोड़ों मुकदमे, 5 लाख मुकदमे, 6 लाख मुकदमे इस देश में लंबित हैं, उसकी कोई चिंता नहीं है। तो ये स्थिति, और उस समय का और माहौल देखिए, ये तो ईवीएम और बैलेट पेपर का हुआ।
उस समय चुनाव के समय शासन भी आतंक का राज कायम कर देता था। लोगों की प्राइवेट गाड़ियां तक सीज कर ली जाती थी। आप जा रहे हैं कहीं, परिवार के साथ उतार देगा गाड़ी, ले पुलिस बैठ के, एगो सिपाही ले जाएगा गाड़ी। तो सब लोग गाड़ी छिपा लेते थे। कोई टायर का हवा निकाल देता था कि पंचर है, कोई कुछ बहाना करता था। तो फिर किसी ने 95 में शायद यहाँ पटना हाई कोर्ट में एक PIL किया कि प्राइवेट गाड़ी को क्यों सीज किया जाता है, ये तो बिल्कुल अनुचित है। और सरकार के पास इतनी गाड़ियां हैं, स्कूल बस हैं, उनका इस्तेमाल होना चाहिए। तब पटना हाई कोर्ट ने सुनवाई करने के बाद ये बैन कर दिया कि प्राइवेट गाड़ियों का अधिग्रहण आप नहीं कर सकते, उनको चुनाव के लिए उपयोग नहीं कर सकते। आज भी लोग इलेक्शन के टाइम घर से गाड़ी निकालने में डरते हैं। नहीं, अब नहीं है। अब तो सुप्रीम हाई कोर्ट ने मना कर दिया। आप पकड़ेंगे तो डांड में रस्सा लगा के जाएंगे, जो अधिकारी सीज करेगा वो। उसमें तो आज चुनाव आयोग ने ये भी कर दिया। पहले तो बूथ तक मैंने 2 किलोमीटर दूर में वहाँ से आपको पैदल जाना था। अब तो चुनाव आयोग ने ही कर दिया, रिक्शा से, ऑटो रिक्शा से और छोटी गाड़ियों से खुद भी व्यवस्था कर दिया है कि गाड़ियों से लोग बूथ तक जा सकते हैं। तो चुनाव में धीरे धीरे बहुत तेजी से सुधार हुए हैं। आदर्श बूथ बनाए जा रहे हैं, पिंक बूथ बनाए जा रहे हैं जहाँ पर केवल महिलाएं ही करती हैं। अब तो दिव्यांगों के लिए भी बूथ की व्यवस्था, हाँ, सेल्फी पॉइंट। तो ये देखिए, चुनाव दिन पर दिन और आसानी से हो और आधुनिक तरीके से हो, उसकी ज़रूरत है। अब आप वो वोट मारेंगे या ठप्पा मारेंगे, उसको गिनेंगे बैठ के 10 गो आदमी, ये क्या है? इसका तो कोई मतलब है नहीं। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो स्वागत योग्य है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नहीं, और इसमें जोड़ने की बात है, उस समय अभी भी हालांकि होता है कि शहर में चारों ओर बैरियर लगा दिया जाता है। आप गाड़ी लेके जा रहे हैं कहीं, निजी काम से भी तो रोका जाएगा, पूछा जाएगा, फिर वो कहे कि नहीं वापस जाइए। मगर जैसे TN सेशन हुए देश में, उन्होंने क्रांतिकारी बदलाव ला दिया, वैसे ही पटना में एक DM हुए जितेंद्र सिन्हा ने कर दिया कि कोई बैरिकेटिंग नहीं रहेगी, कोई रोक टोक नहीं, दुकानें खुली रहेंगी और लोग जैसे आते जाते हैं अपना जाएं। मगर उस दिन छुट्टी रहता है तो ऑफिस तो बंद ही रहता है, स्कूल कॉलेज सब छुट्टी रहती है। तो और बड़े आराम से चुनाव हो गया, कोई उसमें बाधा उपस्थित नहीं हुई। और सिपाही जो हैं वो इतने तोता चश्म होते हैं। बिहार पुलिस कितनी तोता चश्म होती है उसका एक उदाहरण देखिए। वो शायद 96 का चुनाव था, मैं जा रहा था, तो जैसे यहाँ से पटना से दानापुर पहुँचा, पुलिस की टीम ने रोक दी गाड़ी। तो मैंने पास दिखाया चुनाव आयोग का, तो कहा कि तो आपका पास है, गाड़ी का पास कहाँ है? अच्छा। तो हम कहा भाई गाड़ी का पास तो पास दिए हैं, आप तक घूमेंगे हम कैसे? पैदल नहीं ना घूमेंगे, इसमें लिखा है पूरा बिहार, संपूर्ण बिहार, तो हम संपूर्ण बिहार कैसे घूमेंगे? आता नहीं, इसका भी पास चाहिए। इसका अब रोक दिया हमको। अंत में फिर ऊपर के अधिकारियों से बात करने पर तब जा करके गाड़ी रिलीज हुई। तो इतनी तोता चश्मियत भरी हुई है इस नौकरशाही में। तो जितेंद्र सिन्हा जो DM हुए, वो गोल्डन पीरियड था, और उसमें लगा ही नहीं कि चुनाव है, कहीं कोई टेंशन नहीं, कहीं कोई ये नहीं, लोग आराम से, बच्चे पार्क में क्रिकेट खेल रहे हैं, गार्जियन जाके वोट कर रहे हैं। तो ये स्थिति इस तरह से बदलाव हुआ। तो देखिए, तमाम सुविधाएं तो चुनाव आयोग की तरफ से दी जा रही है मतदाताओं को। अब काफ़ी ज़्यादा इसमें बदलाव देखने को मिला है। हालांकि इसके बावजूद जो मत प्रतिशत है वो घटते ही जा रहा है बिहार में, और उस पर भी हमने पहले भी विस्तार से चर्चा की है कि कारण क्या है। अब देखिए, तीसरे चरण का चुनाव है। बीते 2 चरणों में 9 सीटों पर वोटिंग हो गई है और कांटे की लड़ाई कई सीटों पर मानी जा रही है। आगे तीसरे चरण में जो 5 सीटों पर चुनाव है उसमें भी कई जगहों पर टक्कर है और कई सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला है, और उसी में एक सीट है झंझारपुर की सीट। यहाँ पर इंडिया गठबंधन से VIP पार्टी के सुमन कुमार महासेठ एक तरफ मैदान में हैं, दूसरी तरफ जदयू के रामप्रीत मंडल जो कि मौजूदा सांसद हैं वो हैं, और फिर बागी तेवर लेकर बसपा के टिकट पर गुलाब यादव मैदान में उतरे हैं। तो यहाँ पर जो लड़ाई आ रही है, क्या खबर है? क्योंकि कहा जा रहा है कि मामला बड़ा संगीन बन गया है। बिल्कुल, ये मामला संगीन बन गया है जब से गुलाब यादव मैदान में आ गए हैं बसपा की टिकट लेकर। तो ये लड़ाई बड़ी दिलचस्प हो गई है। अब देखिए, रामप्रीत मंडल वहाँ से मौजूदा सांसद हैं, लेकिन गुलाब यादव जो हैं वहाँ पर उनकी एक माने अपनी पैठ है, और इस इलाके के वो दबंग हैं। उनकी पत्नी माने MLC हैं, उनकी बेटी जो है वो जिले में वो जिला परिषद की अध्यक्ष है, और एक बड़ा राजनीतिक कद है। उनकी दबंगई भी है, वो भी एक बड़ी बात है। वो लालू प्रसाद यादव के बहुत करीबी रहे और उनकी पार्टी के लिए वो निरंतर काम करते रहे हैं।
तो उनका एक था कि पहले तो उनको राजद से माने राजद पार्टी से उनको निकाल दिया गया था जब उनकी वाइफ लड़ गई थी बागी बन के एमएलसी, तो उनको पार्टी से निष्कासित किया गया था। वो चाहते थे कि वापसी हो जाए और राजद से उनको टिकट मिले तो वो वहाँ से जीत। लेकिन जब राजद ने उनको टिकट नहीं दिया तो उनको वीआईपी से भी उम्मीद थी कि वीआईपी से उनको टिकट मिल जाए। उन्होंने तो बजाबते माने उसका सोशल मीडिया पर इधर उधर बहुत प्रचार किया कि वो वीआईपी के प्रत्याशी बनने जा रहे हैं। लेकिन वीआईपी ने भी जब गच्चा दिया तो वो मैदान में कूद गए हैं। अब वो कूद गए हैं तो ये सुमन महासेठ जो वीआईपी के प्रत्याशी हैं आए तो हैं, वो हैं तो पुराने संघ के कार्यकर्ता बीजेपी के हैं, और जब इनको कहीं कोई कैंडिडेट नहीं मिला तो उनको दिया है। लेकिन वीआईपी का अपना जो वोट है, मल्लाहों का वोट है, वो भी उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा मुश्किल ये है। और गुलाब यादव जिस तरह से पूरे क्षेत्र में घूम रहे हैं और जिस तरह से उनकी अपनी पैठ है, तो उन्होंने झंझारपुर में एक माहौल बना दिया है। अब हम कह सकते हैं कि जो मौजूदा सांसद हैं रामप्रीत मंडल, उनमें और गुलाब यादव में ये लड़ाई हो रही है और ये चले गए हैं तीसरे नंबर। अब तक के रुझान में वही दिखाई दे रहा है जो प्रचार प्रसार जिस तरीके से हो रहे हैं। हालांकि गुलाब यादव पिछली बार आरजेडी के ही टिकट पर लड़े थे, बड़े मार्जिन से हार गए थे। हालांकि राजद का कोई कैंडिडेट ही नहीं जीता था, तो केवल गुलाब यादव की क्या चर्चा करना वहां पर। बिल्कुल, देखिए झंझारपुर सीट जो है वो दूसरा पूर्णिया बन गया है। जैसे पूर्णिया में पप्पू यादव विद्रोही उम्मीदवार खड़े हो गए और वहाँ उन्होंने राजद को नीचे ठेल दिया, उसी तरह झंझारपुर में गुलाब यादव ने खड़ा होकर के जो महागठबंधन का उम्मीदवार है उसको नीचे ठेल दिया है। अंतर सिर्फ यही है कि वहाँ राजद का उम्मीदवार नहीं है, उसके सहयोगी दल मुकेश सहनी जी का उम्मीदवार है, वीआईपी पार्टी का उम्मीदवार है, मगर बाकी परिस्थितियाँ समान हैं। बिल्कुल। तो ये उनका मुकाबला रामप्रीत मंडल से जो सिटिंग एमपी हैं जदयू के, और गुलाब यादव में सीधा मुकाबला है। यहाँ भी कहा जा रहा था कि वीआईपी भी गुलाब यादव को टिकट देने को तैयार थी, लेकिन यहाँ भी तेजस्वी और लालू यादव के फोन के बाद पत्ता कट गया। और उनकी बेटी तो कह रही है कि सिंबल दे करके फिर वापस लिया गया। अच्छा। बेटी का सार्वजनिक बयान आया है कि पहले पिताजी को सिंबल दे दिया गया और कहा गया कि जाइए चुनाव लड़िए अब, और फिर उसके बाद वापस ले लिया गया। तो इसके पीछे क्या रहस्य है? क्योंकि चुनाव में इस तरह के खेल बहुत होते रहते हैं, खरीद बिक्री, परस्पर हराने जिताने का गेम, आप यहाँ हमको जिता दीजिए, हम वहाँ आपको जिता देंगे। इस तरह की परस्पर विरोधी दलों में भी सौदेबाजी होती है। तो हो सकता है कि झंझारपुर में भी कोई सौदेबाजी हुई हो, जिससे गुलाब यादव का टिकट अंत समय में कट गया और फिर दूसरे से भी नहीं लेने दिया, जैसे पूर्णिया में हुआ, खुद नहीं दिए और कांग्रेस से भी नहीं लेने दिए। तो सेम दृश्य दोहराया जा रहा है झंझारपुर में भी। तो अब वहाँ मगर ये नहीं कह सकते अभी भी कि गुलाब यादव की जीत पक्की है, क्योंकि रामप्रीत पासवान भी वहाँ, रामप्रीत मंडल भी कमज़ोर उम्मीदवार नहीं है और उनकी पैठ है, अच्छी पैठ है वहाँ। दूसरे की वो एनडीए के उम्मीदवार हैं, तो उसका भी एक बल है और लोग देख रहे हैं कि मोदी को फिर प्रधानमंत्री बनाना है। भी हुआ है कि क्षेत्र की जनता ने पूछा है कि 5 साल तो आप गायब थे, किसी को नहीं जानते, कभी क्षेत्र में दिखाई नहीं दिए। ये जदयू के सांसदों के साथ ज्यादा देखने को मिल रहा है। ये जदयू ही नहीं, ज्यादातर सांसदों के साथ ये होता है, ज्यादातर एनडीए के ही हैं कि वो क्षेत्र में जाते नहीं हैं, मगर जो क्षेत्र रेगुलर विजिट करता रहता है उसको कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे आप पाटलिपुत्र के उम्मीदवार को ले लीजिए जो राम कृपाल यादव हैं, वो चुनाव में न भी अतिरिक्त मेहनत उनको नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि वो हमेशा क्षेत्र घूमते ही रहते हैं। तो ये सब में ये गुण नहीं होता। लोग ज़्यादातर दिल्ली रहेंगे या इधर उधर अपना घूमेंगे, कुछ दूसरे धंधे शुरू कर देते हैं नेता, तो इसके चलते वो जनता से कट जाते हैं और चुनाव में उनको वही भारी पड़ता है। कहा जाता है कि यादव और मुस्लिम दो आबादी का वोट जो है सबसे ज़्यादा है और दोनों ही एमओआई समीकरण है। अगर राजद का एमओआई समीकरण वीआईपी के साथ ना जाकर गुलाब यादव के साथ शिफ्ट हो गया, जैसे पूर्णिया में देखने को मिला, तो कहानी तो फिर यहाँ पलट ही गई, पूरी तरह से पलट गई और एमओआई समीकरण में अब वो पहले वाली बात नहीं है, अब वो दरक गया है। अब एमओआई के एक छत्र नेता लालू प्रसाद नहीं रहे, ये तय मानिए। और जहाँ जहाँ मजबूत उम्मीदवार मिल रहा है कोई, तो एम और वाई के लोग उसके पीछे हो जा रहे हैं उसको जिताने के लिए कि भाजपा को कैसे हरावें।
तो फलाना उम्मीदवार मजबूत है, उसके पीछे खड़े हो मतलब जाओ। कि लालू यादवों का पर भी जो एकाधिकार था वो भी वो खत्म हो रहा है। समय है, समय के हिसाब से चीज़ें बदलती रहती हैं, पुराने लोग पीछे छूटते हैं, नए फिर आगे आते हैं, तो वही है, दौर बदल रहा है। नए नए नेता, अब तेजस्वी यादव नए नेता बन के उभर रहे हैं, मुकेश सहनी नए नेता बन के उभर रहे हैं, चिराग पासवान नए नेता बन के उभर रहे हैं, तो ऐसे ही लोग उभर रहे हैं। पुराने लोग धीरे धीरे पीछे होते जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे। तो ये मोनोपोली अब उनकी टूटती दिख रही है। एक तो पूर्णिया उसका उदाहरण है, दूसरा है आपको झंझारपुर, नवादा में भी वही स्थिति होगा, ठीक पूर्णिया वाली स्थिति और झंझारपुर वाली वहाँ दोहराई जाएगी, और हमको लगता है कि मधेपुरा में भी वही स्थिति होगी। तो ये अब इनको विचार करना पड़ेगा, और ये शायद भांप गए थे तेजस्वी यादव, इसीलिए उन्होंने बाप फार्मूला एक नया लाया। हाँ, मगर वो भी फार्मूला नहीं चल पाया। तो अब चुनाव वोटिंग इतनी कम हो रही है कि सबके मुंह सूखे हुए हैं। कौन जीतेगा कौन हारेगा किसी को ये सही किसी को अनुमान नहीं है। झंझारपुर में लड़ाई अब कहा जाए गुलाब यादव बनाम रामप्रीत मंडल। रामप्रीत अब तक निर्दलीय बसपा के उम्मीदवार और जदयू के उम्मीदवार के बीच सीधी लड़ाई है। तीसरे नंबर पर चली गई वीआईपी। अगर जमानत भी जब्त हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं है। तो देखिए ये कहानी जो है झंझारपुर की है। बिहार में कई ऐसी सीटें हैं जहां पर त्रिकोणीय लड़ाई है, लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है वो INDIA गठबंधन के लिए ही है, क्योंकि जो उनका कोर वोट है, जो राजद का MY समीकरण है, वो दरकता दिखाई दे रहा है। खासकर जो यादव उम्मीदवार उतर रहे हैं बागी बनकर, ऐसे में जो यादव वोटर हैं वो उनके साथ जाना पसंद कर रहे हैं। तेजस्वी यादव और लालू यादव की अपील को सीधे ही वो खारिज करते दिखाई दे रहे हैं। हमने पूर्णिया देखा, हमने नवादा देखा, और अब झंझारपुर में भी यही देखने को मिल रहा है। मुकेश सहनी के लिए तो एक नई मुसीबत है कि एक नया सिंबल लेकर वो मैदान में उतरे हैं। लेडीज पर्स, नाव छाप तो अब उनके पास रहा नहीं। ऐसे में अब उनके वोटर भी किस प्रकार से उनका साथ देते हैं। जो निषाद समाज की बात करते हैं, पिछड़े की बात करते हैं, क्या पूरा निषाद समाज उनके साथ वहाँ पर रहेगा, या मल्लाह ही क्या पूरा का पूरा उनको वोट देगा। मोतिहारी और पूर्वी चंपारण की बात तो हम बाद में करेंगे, लेकिन तीसरे चरण में जो झंझारपुर की सीट है वहां पर भी जो लड़ाई है उसे गुलाब यादव ने बेहद ही दिलचस्प बना दी है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।